Hello students, continuing for further the same chapter. Today we will discuss about the role of people in establishing equality. इससे हमने पहले देखा कि equality, how equality is important in a democratic country like India. फिर हमने देखा कि यहाँ पर हम सबको right to vote as a equality, सबको अधिकार है कि हर किसी को मतलब कोई भी किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी जेंडर से, सबको वोट देने का अधिकार है. Then we studied about the different forms of inequality. हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन सी मतलब फॉर्म्स है इनइक्वालिटी की. उसके बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, जो इक्वालिटी के प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है. इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बना रही है, बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है टू प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल द पीपल. ठीक है, बट आप ये देखिए, ठीक है गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है, नो डाउट बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है. जैसे कि हमने देखा मिड डे मील से नो डाउट स्कूल के अंदर एनरोलमेंट काफी बढ़ गया, बच्चों की अटेंडेंस काफी इंप्रूव हुई. पहले बच्चे एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन जनरली रेगुलर स्कूल आते ही नहीं थे, लेकिन अब वो रेगुलर स्कूल आने लगे. रीजन उसका क्या है कि उनको अब क्या मिलने लग गया, स्कूल में खाना मिलने लग गया. तो ऑब्वियस है बच्चा एक भूख की वजह से भी उसको खाने की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है, तो उस वजह से भी स्कूल आ रहा है, तो स्कूल आएगा तो डेफिनेटली वो पढ़ेगा ही. हमने ये तो देखा, लेकिन साथ साथ हम ये भी सोचने पे मजबूर होते हैं, क्या यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे जाते हैं, क्या इनको वो फैसिलिटीज और वो एजुकेशन मिलती है जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जहाँ पर अमीरों के बच्चे जाते हैं. स्टिल वी कैन फाइंड डिफरेंसेस. ठीक है, हम पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं. और आज भी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर जो वेयर दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली, जहां पे उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि उनको इक्वली ट्रीट नहीं करा जाता. दे आर इंडल्ज इन सच एन अनइक्वल सिचुएशन वेयर देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड. वो ऐसी सिचुएशन में, अनइक्वल सिचुएशन में डाल दिए जाते हैं बच्चे जहां पर उनकी डिग्निटी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करा जाता. क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि दे आर इक्वल, कि सब लोग इक्वल हैं, कोई सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है. ऑब्वियसली ऐसा कब होता है? क्योंकि लोगों का जो नजरिया है, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी सोच जो है वो बहुत ही धीरे चेंज होती है. सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ. अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग जो है पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं या धर्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे क्या है, इंफीरियर हैं, तो इसलिए दे शुड नॉट ट्रीट इक्वली. लेकिन हम बात करते हैं रोल ऑफ पीपल इन एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी, मतलब टोटल इक्वालिटी हम तभी मानेंगे, तभी स्टैब्लिश हो सकती है व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर. ठीक है, जब हम ये मानने लग जाएं कि कोई भी इंफीरियर नहीं है, एवरीवन डिजर्व डिग्निटी. ठीक है, हर कोई डिजर्व करता है डिग्निटी के लिए और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, हर कोई डिजर्व करता है. तभी हम मानेंगे कि हम समाज में इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पर फॉर्मली हमें इक्वालिटी है, लेकिन समाज में ट्रू इक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है. ट्रू इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी? टोटल इक्वालिटी कैन ओनली बी स्टैब्लिश, तभी स्टैब्लिश कर सकते हैं व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, जब लोग ये मानने लग जाएं that no one is inferior, कोई inferior नहीं है, and everyone deserve dignity and to be treated equally. हर किसी को equal treatment और dignity की respect हो, ये हर कोई deserve करता है. जब लोग ऐसा मानने लग जाएगा तब हम जानेंगे कि हाँ, तभी हम समाज के अंदर एक ट्रू इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर पाएंगे. Establishing equality in a democratic establishing equality in a democratic society. Sorry, I have written something wrong. Establishing equality in a democratic society आ जाएगा. ठीक है, in a democratic, ये हटा दीजिए, इसको रब कर दीजिए. In a democratic society is the continuous
स्ट्रगल, ठीक है। हम आज ये जो मानते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ट्रू इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना इट्स अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस स्ट्रगल, हमें कंटिन्यूअस स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, नॉट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और नॉट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, सभी लोगों को, इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को इसके अंदर संघर्ष करना पड़ेगा टू स्टैब्लिश ट्रू इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। क्या हम ये सोचते हैं कि हमारी कंट्री में ही इनइक्वालिटी का इश्यू है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वेयर इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। उन कंट्रीज के अंदर आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। हम ऐसा सोचें कि सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारी कंट्री नो डाउट, आज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर हम चाहते हैं ट्रू इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना है, तो नो डाउट सभी इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज को काफी कंटिन्यू स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी हम अपनी सोसाइटी के अंदर ट्रू इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे what I have written, many countries around the world struggling with the issues of equality. For example, जैसे कि in the USA, the African Americans. Listen children, देखिए यहाँ पर मैंने ये मैप बनाया हुआ है, कॉन्टिनेंट मैंने रफली एक मैप है। This is the North Continent, this is the नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये अफ्रीका है। ऊपर इधर यूरोप आ जाएगा और इधर कौन सा आ जाएगा? एशिया, जिधर इंडिया है। तो हम एशिया की बात नहीं कर रहे, हम यूरोप की भी बात नहीं कर रहे, हम इस कंट्री की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर कौन सी कंट्री है? यूएसए कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत पहले क्या होता था कि यहां से अफ्रीका से स्लेव्स लेकर आए जाते थे, मतलब अफ्रीका से स्लेव्स लेकर आते थे। स्लेव्स कौन होते हैं? एज अ सर्वेंट की तरह होते हैं, स्लेव्स जैसे होते हैं जिनका ओनर जो होता है, जो मालिक होता है, वो ही उनका पूरी तरह से उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उनको कोई पैसे वगैरह काम के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। जैसे हम सर्वेंट को तो क्या देते हैं? मंथली सैलरी देते हैं। दे आर नॉट द स्लेव, वो स्लेव्स नहीं है, हम उनको एम्प्लॉय करते हैं लेकिन उनको सैलरी देते हैं और वो जब चाहे नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो स्लेव्स जो होते हैं वो टोटली उनको कोई ना कोई उनका ऑनरशिप रखता है, मतलब उनको कोई ओन करता है, मतलब उनके खाने पीने पे रहने हर तरीके से उनकी जिंदगी पर पूरा पूरा अधिकार उन्हीं का ही होता है। तो देखिए अमेरिकन क्या करते थे, यहाँ से स्लेव्स लेकर आते थे जो उनके लिए क्या करते थे? काम करते थे। और ये आज की बात नहीं है, ये 200-300 साल पहले की बात है, जब स्लेव्स यहाँ पर अमेरिका के अंदर लाए जाते थे काम करवाने के लिए। अब धीरे धीरे ये स्लेव जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाकर ये वहीं पर क्या हो गए? सेटल हो गए, उनकी आगे जनरेशन कंटिन्यू होने लग गई वहीं पर। और ये अफ्रीकन जो थे ये जनरली देवर हैविंग ब्लैक स्किन, उनकी स्किन कैसे, कलर कैसा था उनका? ब्लैक था। अब ये अफ्रीकन जो है जो अमेरिका के अंदर सेटल हो गए, इनको क्या बोला जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन। क्या बोला जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन। अब देखिए व्हाट आई हैव रिटन इन द यूएसए के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं continue to describe their lives today as largely unequal. They talk about the inequality faced by their ancestors. यहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं आज भी वो बातें करते हैं कि किस तरह से उनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इनइक्वालिटी को फेस किया। कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं तो आज भी कहीं ना कहीं हो ही जाती है, ऐसा भी नहीं है कि आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। वैसे मेजरली अगर हम बोले तो अब इतना नहीं है, लेकिन प्रायर टू 1950s से पहले यहाँ पर गोरे, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो कैसे हैं? फेयर एंड व्हाइट हैं, ठीक है, दे आर व्हाइट पीपल। और जो ये स्लेव्स जो गए थे यहाँ से अफ्रीका के अंदर, जो अमेरिका के अंदर गए थे, वो कैसे थे? ब्लैक कलर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके साथ क्या होता था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस के बेसिस पर उनके साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनके लिए स्कूल्स अलग, फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज सब उनके लिए क्या होती थी? अलग होती थी, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर, नाउ ये जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर यूएसए के अंदर, उससे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा और वहां पर एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? सिविल राइट मूवमेंट। और ये कब लॉन्च करा गया? लेट 1950s, अराउंड 1955
और 56 के अराउंड ये स्टार्ट हुआ, एक मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू करा गया। ये आंदोलन क्यों शुरू करा गया? इट वाज द मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स, क्योंकि उन सब लोगों को क्या चाहिए थे? इक्वल राइट्स चाहिए थे। वो डिमांड कर रहे थे जैसे व्हाइट पीपल्स के पास जो राइट है वो राइट्स हमारे पास भी होने चाहिए। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? अमेरिका के अंदर एक रोजा पार्क्स एक लेडी थी जो पूरा दिन काम करती थी, कहीं फैक्ट्री में या कहीं पर काम करती थी, पूरे दिन भर थक कर और वो वापस अपने घर पे जा रही थी, तो बस में बैठकर और वो अपने घर को जा रही थी। उस टाइम पर ये रूल था कि जो ब्लैक पीपल होंगे आइदर दे हैव सिट एट द बैक ऑफ द बस, मतलब बस के अंदर पीछे की तरफ बैठेंगे, या फिर अगर कोई व्हाइट पीपल आ गए तो उनको अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाएंगे। सपोज आई एम द ब्लैक, आई एम सिटिंग इन द बस, ठीक है, मैं बस में बैठी हूँ, उसी टाइम पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है और कोई व्हाइट अगर आ गया बस के अंदर तो मुझे उसको अपनी सीट देनी ही पड़ेगी, ऐसा वहां पर था। लेकिन रोजा पार्क्स ने क्या करा? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट से खड़ी नहीं होंगी। तो ऑब्वियस है ऐसा करने के बाद थोड़ा सा एजिटेशन, गुस्सा बढ़ा होगा और धीरे धीरे उस दिन के बाद, ये कब की बात है? 1 दिसंबर 1955। कब की बात कर रही हूं मैं? 1 दिसंबर 1955 की बात करी। उस दिन से एजिटेशन शुरू हुआ, थोड़ा गुस्सा और मतलब इस तरह से, और उसके बाद में ये एक मूवमेंट बन गया, एक आंदोलन बन गया जिसका नाम क्या रखा गया? सिविल राइट मूवमेंट। इसकी शुरुआत रोजा पार्क्स से हुई थी, उस इंसिडेंट से हुई थी जब उन्होंने बस के अंदर सीट खाली करने से मना कर दिया था, मतलब उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद ये मूवमेंट जो है वाइड स्प्रेड पर चला जिसका नाम क्या था? सिविल राइट मूवमेंट। और इट वाज द मूवमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग इक्वल राइट्स, मतलब सबको, हमको भी इक्वल राइट्स चाहिए। फाइनली क्या हुआ? द सिविल राइट एक्ट इन 1965, फाइनली एक कानून बनाया गया यूएसए के अंदर जिसका नाम क्या है? सिविल राइट एक्ट 1965। इसका मतलब आप देखिए लगभग 10 साल तक ये सिविल राइट मूवमेंट चला है, तब जाकर फाइनली ये कानून बना विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जिसने सारे डिस्क्रिमिनेशंस को रोक दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। नेशनल, आप कहाँ के, आपका बर्थ हुआ, आपकी रेस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इस बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्पाइट दिस, majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। हालांकि अब सिविल राइट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो लार्जली अगर आप देखेंगे तो वो दे आर अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। देखिए कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं जो बाकी लोगों को मिली, तो कहीं ना कहीं ये दे आर लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह गए हैं। अब उनको सोसाइटी में आगे आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप देखिए कि वो आज भी वो क्या है, ज्यादातर वो लोग जो हैं दूसरे लोगों के व्हाइट के कंपैरेटिवली क्या है, गरीब है। आपको पता है, डू यू नो हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? यूएसए के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? यस, द आंसर इज बराक ओबामा। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, दैट इज यूएसए। ठीक है, ये मैंने आपको मैप बता ही दिया। यहां से अफ्रीका से स्लेव्स लेकर जाते थे अमेरिका के अंदर और उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, यहां पर लोगों को स्लेवरी, ये सिस्टम जो था उसको अबॉलिश करने के लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा। फाइनली स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश हो गया। स्लेवरी सिस्टम तो अबॉलिश हो गया, लेकिन उसके बाद लोगों को इक्वल राइट्स के लिए यहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा। प्रोटेस्ट करा तो यहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। फाइनली सिविल राइट एक्ट बनाया गया जिसके तहत यहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे हमारी कंट्री में भी पहले लोगों के साथ क्या होता था, दलित के साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर भी जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 जो है वो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करती है। इस तरह से कानून बनाए गए और कानून बनाने के बाद हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से
प्रोहिबिट करती है, हमारा जो लॉ है कंट्री का वो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि फिर भी हमारा फॉर्मली हमारे यहाँ पर इक्वालिटी है फॉर एवरी पर्सन, ऑल पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल, लेकिन स्टिल ट्रू इक्वालिटी को लाने के लिए हमें डेमोक्रेटिक कंट्री को, इंडिया को, हमें इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज को, सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, और इक्वालिटी को, ट्रू इक्वालिटी को समाज में लाने के लिए हमें कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या दूसरी कंट्रीज में भी उसके लिए स्ट्रगल हुई है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।